नमस्कार। आज हम एक बहुत ही नाटकीय काल्पनिक सैन्य सिचुएशन को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा प्रीएम्प्टिव हमला है जो मॉडर्न वॉरफेयर की हदों को भी पार कर जाता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इसकी स्ट्रैटेजी में उतरते हैं। सोचिए, तारीख है 28 फरवरी 2026, आधी रात का वक्त। अरब सागर और पूर्वी भूमध्य सागर में दो बहुत बड़े तैरते हुए शहर मतलब यूएसएस अब्राहम लिंकन और दुनिया का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एकदम चुपचाप अपनी पोजीशन ले चुके हैं। माहौल में एक अजीब सी गहरी खामोशी है। और ठीक इसी खामोशी के बीच शुरू होता है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोड द लायन। ये अमेरिका और इजराइल का एक जॉइंट प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। और देखिए, ये कोई आम मिलिट्री हमला नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो सच कहें तो कल्पना की सारी हदों को पार कर जाता है। तो इस पूरी कार्रवाई का असली निशाना क्या था? कोई मिलिट्री बेस नहीं, बल्कि ईरान का नर्व सेंटर, उसका टॉप लीडरशिप। और चुनौती, वो भी कोई छोटी मोटी नहीं। चुनौती थी तेहरान के नीचे बने गहरे मजबूत बंकरों तक पहुंचना, जो हजारों मील दुश्मन के हवाई क्षेत्र के अंदर थे। अब देखिए, ईरान कोई खुला मैदान तो है नहीं, वो तो एक किले जैसा है जिसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स ने घेर रखा है। इसमें रूसी S-300 और S-400 सिस्टम्स भी शामिल हैं और ये अपनी जबरदस्त रेंज और एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक करने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। मतलब एक मल्टी लेयर डिफेंस नेटवर्क जो किसी भी घुसपैठिए को आसमान से नीचे गिराने के लिए ही बनाया गया है। तो हमलावरों के सामने सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम क्या थी? जैसा कि इस सिचुएशन में एक इजरायली कमांडर कहते हैं, सीधी टक्कर का तो सवाल ही नहीं उठता था। उनके फ्यूल भरने वाले टैंकरों जैसे सपोर्ट एयरक्राफ्ट को आसमान में ही आग के गोलों में बदला जा सकता था। उन्हें एक ऐसा रास्ता चाहिए था जो था ही नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया? और बस यहीं से ये पूरा ऑपरेशन एक फिजिकल लड़ाई से ज्यादा एक दिमागी खेल बन जाता है। इसकी स्ट्रैटेजी का कोर आइडिया था एक बहुत बड़ा माइंड गेम जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और धोखे पर टिका था। और इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हथियार था इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पूफिंग। अगर आसान भाषा में समझें तो ये दुश्मन के रडार सिस्टम में गलत सिग्नल भेजकर उन्हें पूरी तरह से कंफ्यूज करने की एक कला है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ी नकली सेना बना दी जाए जो असल में है ही नहीं, जिससे डिफेंड करने वाले कंफ्यूज हो जाएं और अपनी सबसे बड़ी कमजोरियां खुद ही सामने ले आएं। और ये प्लान सच में बहुत शानदार था। देखिए हुआ क्या। सबसे पहले छोटे और सस्ते डिकॉय ड्रोन छोड़े गए जो रडार पर सैकड़ों फाइटर जेट्स की तरह दिख रहे थे। ईरान को लगा कि बहुत बड़ा हमला हो रहा है, तो उन्होंने अपने सारे के सारे रडार चालू कर दिए। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने अपनी लोकेशन खुद ही बता दी। बस फिर क्या था, छिपे हुए स्टेल्थ फाइटर्स ने उन खुले में आ चुके रडारों को एक एक करके खत्म कर दिया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे मॉडर्न वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ से मामला बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ ईरान के रडार थे जिन्हें सैकड़ों लड़ाकू जेट्स अपनी तरफ आते दिख रहे थे, और दूसरी तरफ असलियत थी जहां सिर्फ कुछ सस्ते डिकॉय ड्रोन्स थे। मतलब जो दिख रहा था और जो सच था उसमें जमीन आसमान का फर्क पैदा कर दिया गया था। और जीत की पूरी स्ट्रैटेजी इसी फर्क में छिपी थी। तो एक बार जब रास्ता साफ हो गया तो हमले का अगला फेज शुरू हुआ। इसे मिलिट्री की भाषा में कहते हैं टाइम ऑन टारगेट। ये एक ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजी है जहां अलग अलग जगहों से अलग अलग स्पीड से आ रहे हथियार एक ही सेकंड में एक साथ अपने अपने टारगेट को हिट करते हैं। और इस स्ट्रैटेजी की जो प्रिसीजन है वो सच में यकीन करने लायक नहीं है। जरा सोचिए, एक सबमरीन, एक डिस्ट्रॉयर और एक जेट, तीनों अलग अलग दूरी तय कर रहे हैं, फिर भी उन सबके हथियार एक ही सेकंड में अपने अपने टारगेट से टकराते हैं। ये सिर्फ ताकत का शो नहीं है, ये जबरदस्त कोऑर्डिनेशन और डेटा प्रोसेसिंग का एक नमूना है। अब जो मेन अटैक था उसे 3 वेव्स में बांटा गया। पहली वेव थी सीड अटैक, यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। इसका काम था बची खुची एयर डिफेंस को पूरी तरह खत्म करना। दूसरी वेव में F-15E जैसे बॉम्ब ट्रक्स अंदर घुसे और उन्होंने मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया। और फिर आई तीसरी और सबसे खतरनाक वेव। इस वेव में B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ईरान के गहरे अंडरग्राउंड बंकरों पर GBU-57 यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम गिराए। और यहीं पर यह ऑपरेशन अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है।
यूएसएस फोर्ड के कमांड सेंटर में एक छोटा इनक्रिप्टेड मैसेज आता है, टारगेट इज न्यूट्रलाइज्ड। बस इतना ही। पास्चर स्ट्रीट कंपाउंड अब पूरी तरह से तबाह हो चुका था। मिशन कामयाब रहा। और फिर अगली सुबह 1 मार्च को दुनिया को ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलती है। ईरान का सरकारी टीवी अपना नॉर्मल प्रोग्राम रोक देता है और एक दुखी न्यूज़ एंकर ये ऐलान करता है कि 86 साल के आयतुल्ला अली खामेनी इस हमले में मारे गए हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता ही है। मेन मिशन भले ही कामयाब हो गया था, लेकिन ईरान बदले की आग में जल रहा था और उसने अपने बचे कुचे हथियारों से पलटवार करना शुरू कर दिया। इस जवाबी कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस। इसके तहत ईरान ने पूरे मिडल ईस्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों से लेकर इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम तक सब कुछ निशाने पर था। देखते ही देखते ये लड़ाई एक बड़े रीजनल वॉर में तब्दील हो गई। और इस पलटवार के बीच कहानी के मुताबिक इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो आयतुल्ला दशकों से इजराइल को नक्शे से मिटाने की कस्में खाता था, आज उसके आतंक का साम्राज्य धूल में मिला दिया गया है। लगभग उसी वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भी दुनिया को संबोधित किया। उनका संदेश भी साफ था कि पिछली रात अमेरिका ने दुनिया के नंबर 1 स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर को खत्म कर दिया है। आयतुल्ला अली खामेनी अब नहीं रहे। तो इस काल्पनिक सिचुएशन में 28 फरवरी 2026 की बस एक रात ने मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। डिकॉय ड्रोन्स के धोखे से लेकर टाइम ऑन टारगेट की जबरदस्त प्रिसिजन तक, ये मिलिट्री सुपीरियॉरिटी का एक कमाल का प्रदर्शन था। लेकिन आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। क्या ये काल्पनिक ऑपरेशन 21वीं सदी की मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक मास्टर क्लास था? एक ऐसा उदाहरण जो दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी और धोखे से सबसे मजबूत डिफेंस को भी तोड़ा जा सकता है? या ये एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जो दुनिया को एक भयानक, बेकाबू रीजनल जंग की तरफ धकेल सकती थी? अक्सर स्ट्रैटेजी और उसके नतीजों के बीच की लाइन बहुत धुंधली होती है। ये वाकई सोचने वाली बात है।